ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील सीधे या ऋजुरेखीय चालक तार हो सकता है या छड़ हो सकती है कि सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक स्थापित करके दिखाऊंगा और इस पर आधारित कुछ उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक तार हो सकता है या छड़ हो सकती है। ये इसका सिरा J है और इसका ये सिरा K है। इसकी जो लंबाई है वो L है, यहाँ से यहाँ तक L लंबाई का ये छड़ है। अब ये जो छड़ है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये जो कागज़ यहाँ है, कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर है और हम कागज़ के तल के लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर होता है उसे क्रॉस के चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से है ये। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो छड़ है ये एक समान वेग v से दाईं ओर को चलाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ये हमें आपको समझाना है। ये मुख्य बात है, क्या होगा यही निकाल करके हमें दिखाना है। अब आप जानते हैं कि चालक के अंदर ये तार हो सकता है, छड़ हो सकती है। यहाँ हमने ये छड़ के रूप में ली है। तो इसके अंदर आप जानते हैं कोई भी अगर चालक है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो जहाँ जिन परमाणुओं से वो निकले हैं वे धनायन भी इसमें उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से चालक के अंदर कुछ ऋणावेश होता है और कुछ धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन के रूप में ऋणावेश होता है और जो धनायन होते हैं उनके रूप में धन आवेश होता है। अब ये मान लिया धनावेश है और यहीं आप समझ सकते हैं सपोज ऋणावेश है। सब जगह यही स्थिति होगी। जब हम इस छड़ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हुए दाईं ओर चलाते हैं तो उसके साथ साथ ये जो आवेश हैं ये भी दाईं ओर को चलते हैं। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं लॉरेंस बल, और उसका सूत्र भी हमने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो में। तो जैसे ये चालक v वेग से दाईं ओर चलता है तो ये जो धनावेश हैं और ऋण आवेश हैं इन पर एक चुंबकीय बल लगने लगता है जिसे हम यहाँ Fm से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि यहाँ विद्युत बल भी आएगा उसे हम Fe से प्रदर्शित करेंगे। तो इन पर ये चुंबकीय बल लगने लगता है। ये चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये अगर धनावेश है और ये ऋण आवेश है यानी ये इलेक्ट्रॉन है और ये धनायन है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन पर जो बल लगेगा, जो लॉरेंस बल होगा, चुंबकीय बल होगा, उसकी दिशा आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। ये नियम है, आप जानते हैं, जो बायां हाथ है उसकी जो ये तर्जनी अंगुली है ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, ये धारा की दिशा में होती है, या जिधर धनावेश गति करता है उस दिशा में होती है ये मध्यमा। और
ऐसी स्थिति में जो ये अंगूठा है ये बल को प्रदर्शित करता है, आवेश पर लगने वाले बल को ये प्रदर्शित करेगा। इधर धनावेश की गति की दिशा है, ये धनावेश है, इस पर हम बल निकाल रहे हैं। तो ये अंगुली धनावेश की गति की दिशा में हुई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हुई, तो ये जो बल है ये अंगूठे की दिशा में कार्य करेगा। तो इस पर जो बल है वो इस दिशा में कार्य करेगा। इसे हम कहते हैं एफ एम या चुंबकीय बल। अब यहाँ ये ऋणावेश है, तो इस ऋणावेश पर ये बल किधर को कार्य करेगा? ऋणावेश पर ये धनावेश के उल्टी दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि ये उंगली हमें ऋण आवेश की गति की विपरीत दिशा में रखनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति बन जाएगी इस प्रकार से। इसे आप उल्टेंगे तो ये जो मध्यमा उंगली है ये ऋणावेश की गति की दिशा के विपरीत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये तर्जनी है, तो अंगूठा जो है नीचे की ओर है, तो इस पर जो बल लगेगा एफ एम वो इस दिशा में लगेगा नीचे की ओर, यानी जे से के की ओर, और इस पर लगेगा के से जे की ओर जो धनावेश है। अब आपको ये सब लिखना कैसे है ये तो मैं आपको अभी एक कॉपी आपको बाद में जब समझा दूंगा तो दिखा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट कर लेना और उसे लिख लेना, या कहीं से भी आप बुक से आप लिख सकते हैं या किसी से नोट्स ले सकते हैं। तो यहाँ मेनली समझना होता है, क्योंकि ये समझने का ही टॉपिक है विशेष तौर से, इसमें काफ़ी कुछ समझने का होता है, क्योंकि इसमें दिशाओं का हमें जो नियम हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये एफ एम इस दिशा में है ऋणावेश पर, और जो एफ एम है चुंबकीय बल है वो धनावेश पर जे सिरे की ओर है, ऋणावेश पर के सिरे की ओर है। तो ये जो चुंबकीय बल है, आप जानते हैं जो चुंबकीय बल है जो इन आवेशों पर कार्य करेगा एफ एम, ये बराबर हो जाएगा क्यू वी बी। क्यू तो आवेश है, वी वेग है आवेश का, और बी है चुंबकीय क्षेत्र। तो जो चुंबकीय बल का परिमाण है वो क्यू वी बी होगा। ये इसका जो व्यापक सूत्र है वो तो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन यहाँ क्योंकि जो वेग है की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, 90 डिग्री का कोण है, तो साइन 90 का मान 1 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय बल है वो होता है क्यू वी बी। तो जो दिशा है धन आवेश पर सिरे जे की ओर, और जो ऋण आवेश है इस पर सिरे के की ओर। ये मैंने आपको बता दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। आप जानते हैं जो धनायन है वो किसी भी तार में या छड़ में चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, लेकिन जो ऋण आयन हैं वो चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो छड़ में या चालक में चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जब इन पर नीचे की ओर ये बल कार्य करेगा तो क्या होगा? इस बल के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सिरे जे से के की ओर जाने लगते हैं। तो जब ये इधर के की ओर आएंगे तो क्या होगा? इधर धनावेश की अधिकता हो जाएगी इस सिरे पर, जे सिरे पर, और यहाँ जहाँ ये इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो इस सिरे पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाएगी। तो यहाँ तो ऋणावेश, और जो ये है जे सिरा है इस पर धनावेश। इसका जो जे सिरा है वो धनावेशित हुआ और के सिरा ऋणावेशित हो गया छड़ का। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो छड़ के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। मान लिया वो विभवांतर V है, या आप कह सकते हैं
कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होने से या दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होने से छड़ में एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। E का जो परिमाण है वो कैसे निकालेंगे? अगर दोनों सिरों के बीच विभवांतर V उत्पन्न हुआ है और छड़ की लंबाई L है तो E का मान होता है V/L। ये आप फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। अब जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो धनावेशित सिरा इसका ये है, ऋणावेशित सिरा ये है, तो वैद्युत क्षेत्र E की जो दिशा है वो ये हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में ये जो आवेश हैं, अगर ये वैद्युत क्षेत्र E में रखे हुए हैं तो इन पर एक वैद्युत बल आरोपित हो जाता है। ये आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब वैद्युत बल आरोपित होगा तो ये जो वैद्युत बल है ये धन आवेश पर तो होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो ये तो हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में Fe का मान। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, सिरे K की ओर है J से, तो Fe इधर को लगेगा और जो ऋण आवेश है उस पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये कार्य करता है। इस प्रकार से ये Fe यहाँ कार्य करेगा। तो धनावेश पर ये Fe J से K की ओर और ऋणावेश पर K से J सिरे की ओर कार्य करता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये धनावेश है और ये ऋणावेश है। धन आवेश पर Fm इधर है और Fe इसके विपरीत दिशा में है। इसी प्रकार ऋणावेश पर Fm नीचे की ओर है और Fe इसके विपरीत दिशा में ऊपर की ओर है। कुल मिलाकर के बात यह है कि इन आवेशों पर जो Fe और Fm हैं उनकी दिशाएं विपरीत हैं। अब जैसे जैसे सिरे K की ओर ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से यहाँ आ रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन अधिकाधिक संख्या में पहुँचते जाते हैं तो जो Fe का मान है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि दोनों सिरों के बीच विभवांतर का मान बढ़ जाएगा। तो विभवांतर का मान बढ़ जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से वैद्युत बल का मान भी बढ़ जाएगा, यानी Fe का मान भी बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि Fe का मान Fm के बराबर हो जाएगा। तो जब ये Fe का मान Fm के बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का J सिरे से K सिरे की ओर पहुंचना रुक जाएगा। अब आप ये देख लीजिए कि जो वैद्युत बल है ये प्रत्येक आवेश पर कितना होगा। Fe बराबर होता है QE, ये फार्मूला होता है, पहले ही चैप्टर में आपने पढ़ लिया है। जो वैद्युत बल है किसी भी आवेश पर, अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, Q आवेश है, तो उस पर जो लगने वाला वैद्युत बल है Fe का मान होता है QE के बराबर। जो मैंने अभी आपको स्थिति बताई है कि जब ये Fe और Fm बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाता है J सिरे से K सिरे की ओर। तो ऐसी स्थिति में जो Fe का मान है वो Fm के बराबर होगा, यानी वैद्युत बल का जो मान है वो चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा। तो Fe तो है QE के बराबर और Fm है QVB के बराबर। ये यहाँ लिखा हुआ है Fm का ये मान और ये QE का है। तो दोनों के मान हमने बराबर कर दिए। तो यहाँ से ये आया, Q से तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो E का मान आ जाएगा VB। अब आप ये जो मान है E का वो समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 से क्या होगा, ये जो VB है वो आप E के स्थान पर रख दें। तो VB बराबर हुआ V/L या V बराबर हुआ
बी वी एल, ये हुआ। तो V क्या है? छड़ के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V बराबर बी वी एल। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो छड़ है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, नीचे की ओर है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति कर रही है। इस प्रकार से जो इससे लंबवत दिशा है उसमें गति कर रही है। अगर ये लंबवत ना हो, V और B के बीच कोण थीटा हो, तब क्या होगा? यदि V तथा जो चुंबकीय क्षेत्र B है के बीच कोण थीटा हो, तब छड़ के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विभवांतर या विद्युत वाहक बल V बराबर हो जाएगा बी वी एल साइन थीटा। ये फार्मूला है, व्यापक फार्मूला है। इसी फार्मूले में अगर कोण 90 डिग्री का है तो साइन 90 का मान 1 हो जाता है, तो ये फॉर्मूला आ जाता है जो यहाँ आया है, क्योंकि इसमें हमने ये दोनों की जो दिशाएं हैं उनके बीच 90 डिग्री का कोण ही लिया हुआ है। और यदि थीटा का मान 0 हो, थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि V तथा B के बीच कोण 0 डिग्री है, अर्थात जो छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चल रही है। जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसी दिशा में ये गति कर रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो V बराबर हो जाएगा बी वी एल साइन 0। साइन 0 का मान होता है 0, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? V का मान 0, अर्थात कोई विभवांतर प्रेरित नहीं होगा ऐसी स्थिति में। तो जो मुख्य बात है वो क्या हुई? आपको ये मेन चीज है, ये जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ B है तो B भी लिख सकते हैं, में फ्लक्स रेखाओं, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, को काटते हुए गति करता है, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाता है। इसका हमने आपको सूत्र बता दिया है, ये होता है V बराबर बी वी एल, या व्यापक सूत्र है V बराबर बी वी एल साइन थीटा। काटने का अर्थ क्या है आप उसे समझ लीजिए। मान लिया ये चुंबकीय बल रेखा है और इस प्रकार से कोई छड़ इन्हें काटते हुए आगे बढ़ रही है, इस प्रकार से, ऐसा। तो ऐसी स्थिति में जो छड़ है ये वाली, ये जो मैं हाथ में ले रहा हूँ, इसे मान लिया छड़ है और ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो अगर ये इन्हें काटते हुए गति करती है तो इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाता है। अगर ये काटते हुए गति नहीं करती है, मान लिया ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये
इसी दिशा में नीचे की ओर चल रही है जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को नहीं काटेगी। जब ऊपर से नीचे को जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को नहीं काटेगी, तो कोई भी इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, अर्थात विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। ये वो स्थिति है जबकि थीटा का मान 0 डिग्री है। मैं आपको लिखना है उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक कॉपी में लिखा हुआ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप चाहे तो जो मैंने लिखा है ऐसा भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आप जैसे ये है कि दोनों के बीच अगर कोण यहाँ लिख सकते हैं V तथा B के बीच कोण 0 डिग्री हो, अर्थात जो छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिमान हो, तो ऐसी स्थिति होगी। लेकिन अगर आप फिर भी समझने के लिए विस्तार से लिखना चाहते हैं तो मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें और इसे लिख लें। आप किसी बुक से भी लिख सकते हैं, समझना ज़रूरी है, वो मैंने आपको समझा दिया है। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में किसी भी बात को पूछ सकते हैं, वो मैं उसका आपको आंसर दे दूँगा। ये है, इसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट करते जाएं और इसे लिखते जाएं। जब आप समझ लेंगे तो बहुत आसान है, ये ज़्यादा भारी नहीं है। तो यहाँ तक आप ये पूरा हो गया है, और अब जो इसके उदाहरण है वो मैं आपको इसमें से पढ़ के समझा रहा हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत समय लगता है। मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तो इसे आप अच्छी प्रकार लिख भी नहीं सकते। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई चालक फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है तो चालक के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या विभवांतर प्रेरित हो जाता है, या उससे कुछ कोण पर भी चलता है, यानी V और B के बीच कुछ कोण भी है, तब भी ऐसा होता है। और यदि वो जो छड़ है, जो चालक है, वो B की ही दिशा में चल रहा हो, तब विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए ही ये उदाहरण समझने हैं। मैं भी आपको समझा रहा हूँ। पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी के पहियों की जो धुरी है, नीचे धुरी होती है ना, जिस पर दोनों पहिए लगे हुए होते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक की फ्लक्स रेखाओं को काटती है, जिससे धुरी के सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाता है। अब आप समझ लीजिए इसे, ये क्या है। ये पृथ्वी है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो रेखाएं हम खींचते हैं वो इस प्रकार से है। इसका ये तो हो गया उत्तरी ध्रुव N और ये S है। इस प्रकार से ये चुंबकीय बल रेखाएं आपने देखी होंगी, इस प्रकार से होती हैं। ये यहाँ ऊपर भी इसी प्रकार से होंगी, दोनों साइड में इसी प्रकार से ये चुंबकीय बल रेखाएं हम खींचते हैं। ध्यान रखना है, एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है। अब ये अगर पृथ्वी है तो जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, किसी भी स्थान पर अगर हम निरक्ष को छोड़ दें तो अन्य किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक होते हैं, एक तो क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। अब क्षैतिज घटक तो इस प्रकार से होता है, जो इसके पृथ्वी तल की जो सतह है उसकी समांतर रहता है, और ऊर्ध्वाधर घटक इस प्रकार से होता है। कहीं भी आप देखोगे ये जो चुंबकीय सुई है थोड़ा झुकी रहती है, पृथ्वी की सतह के सापेक्ष थोड़ी झुकी हुई होती है। तो इस प्रकार से आप मान लिया यहाँ ये झुक गई, तो एक तो एक क्षैतिज घटक हुआ और एक ये ऊर्ध्वाधर घटक हुआ, तो दो घटक होते हैं। तो यहाँ भी ऐसी स्थिति है। अगर रेलगाड़ी इस प्रकार चल रही है, किसी भी दिशा में अगर वो चलती है, तो ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, जब ये धुरी इस प्रकार से चलती है तो ये इन्हें काटते हुए चलती है। जब ये काटते हुए चलेगी तो मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी स्थिति में जो छड़ है, यहाँ क्या है, धुरी है छड़ की जगह, तो इसमें धुरी में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। आप इसे समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये तभी उत्पन्न होता है जब ये फ्लक्स रेखाओं को काटती है। अब दूसरा इन्होंने दिया है कि अगर कोई वायुयान है और वायुयान क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, जैसे हम देखते हैं उड़ते हुए, तो वायुयान भी अगर उड़ रहा है और ये उसके पंख है मान लिया, तो इस प्रकार से जब वो उड़ेगा तो जो ये ऊर्ध्व घटक है ये फिर कटेगा। तो जब ऊर्ध्व घटक कटेगा तो फिर वायुयान के पंखों के बीच में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। अब एक स्थिति ये है कि अगर वायुयान ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होगा। ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, इस प्रकार से जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये इन्हें काटेगा, यानी फ्लक्स रेखाओं को ये काटेगा ऊपर से नीचे आते हुए। जो ये क्षैतिज रेखाएं आपको यहाँ दिखाई पड़ रही हैं तो इन्हें ये काटेगा, और जब ये इन्हें काटेगा तो फिर जो पंख हैं उनमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। अब अगर ये उत्तर दक्षिण है, इसके पंख इस प्रकार से हैं, तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये फ्लक्स रेखाएं नहीं कटेंगी। ऐसी स्थिति में ये जो पंख हैं हवाई जहाज के, तो इनके सिरों के बीच कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा, अर्थात विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। इस प्रकार से ये कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ गिरे, तो ये ऐसी स्थिति में फ्लक्स रेखाओं को नहीं काटेगा और इसके सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। ऐसे ही है अगर पूर्व पश्चिम दिशा में रखी हुई, इस प्रकार से रखी हुई कोई चालक छड़ स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दी जाती है, इस प्रकार से गिरा दी जाती है, पूर्व पश्चिम दिशा में होगी, तो ये जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज रेखाएं हैं उन्हें ये काटती जाएगी। जो ये रेखाएं हैं इन्हें काटेगी, तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। और यही अगर इस प्रकार से गिराई जाती है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पंखों के बारे में, तो इसमें कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि ये इन्हें नहीं काटेगी फ्लक्स रेखाओं को। हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं कट जाए तो उससे कोई ज़्यादा उसे नगण्य मानकर चलते हैं, तो यहाँ ये नहीं काटेगी। तो इस प्रकार से ये इसमें कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। इसी प्रकार से हम ये कर सकते हैं कि अगर आदमी है कोई और वो दौड़ लगा रहा है, तो वो मान लिया पूरब से पश्चिम की ओर को दौड़ रहा है इस प्रकार से ये, तो क्या होगा, जब वो पूरब से पश्चिम की ओर दौड़ेगा तो ये फ्लक्स रेखाएं काटता हुआ जाएगा। वो जो क्षैतिज घटक है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, उसे काटता हुआ दौड़ेगा, तो आदमी के पैरों और तलवों के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। और अगर वो इस प्रकार से नहीं दौड़ता है, वो दौड़ता है उत्तर दक्षिण दिशा में इस प्रकार से, तो ऐसी स्थिति में वो फ्लक्स रेखाओं को नहीं काटेगा और इसके पैरों और तलवों के बीच कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, अगर फ्लक्स रेखाएं कटती हैं तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, अगर नहीं कटती हैं तो विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो ये आप इसमें से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, या किसी बुक से आप इसे पढ़ सकते हैं। ये है। मैंने आपको ये सब समझा दिया है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को उनसे सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।